औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3.7 टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम का। मोमेंटम के बारे में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में काफ़ी कुछ डिटेल के साथ पढ़ा था। इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, फार्मूला पढ़ा। तो यहाँ हम एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर देते हैं कि मोमेंटम असल में होता क्या है। द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। कि अगर आपके पास एक बॉडी मूव कर रही है, डेफिनेटली वो कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करेगी। लेकिन जब एक बॉडी मूव करती है तो उसके साथ उसका मास भी मूव करता है। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको आप नाम देते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास और वेलोसिटी की हमने बात की तो इनका जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम के इक्वल होगा। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 1 में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि जब आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ तो हमें एक न्यू फिज़िकल क्वांटिटी गेन होती है। तो मोमेंटम जो है ये हम एज एन एग्जांपल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम गेन होगा, जो कि एक अलग से कंसेप्चुअल फिज़िकल क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और इसको हम नाम दे सकते हैं न्यूटन सेकंड का। अगर हमने ये प्रूव करना हो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है न्यूटन सेकंड के इक्वल है तो हमारे पास हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ F इक्वल टू ma। अगर मैं इनके यूनिट यहाँ पे पुट करूँ, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मास किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूटन के साथ तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकंड इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड की जगह हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम के हमारे पास यहाँ दो यूनिट आए कि एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और दूसरा न्यूटन सेकंड। अच्छा, मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्पैक्ट के तौर पे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक एग्जांपल दी होगी कि एक जब आप किसी हार्ड बॉडी को हिट करते हैं या जब आप किसी सॉफ्ट बॉडी को हिट करते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है। डेफिनेटली जब आप एक हार्ड बॉडी को हिट करेंगे तो एक तो आप पे जो रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और दूसरा जो हार्ड बॉडी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक सॉफ्ट बॉडी को हिट करते हैं तो डेफिनेटली आपके पाँव पे मीन्स जब आपने उसको हिट किया इम्पैक्ट कम होगा और वो बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगी अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक मिरर वॉल है और आपने उसको हिट करना है, हमारे पास एज अ टारगेट एक मिरर वॉल है और हमने इसको हिट करना है। एक लार्ज पीस ऑफ स्टोन है जिसका मास, उसको हमने नाम दे दिया m1 दैट इज़ 10 kg, और स्मॉल पीस ऑफ स्टोन जिसका मास 3 kg है। हम इनको सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे। अब डेफिनेटली जब ये 3 kg वाला बॉडी जो है, 3 kg वाला स्टोन जो है इस दीवार से टकराएगा तो इसका जो इम्पैक्ट होगा इस मिरर वॉल पे वो कम होगा। लेकिन अगर इतनी ही वेलोसिटी के साथ एक लार्ज पीस ऑफ स्टोन को आप थ्रो करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। वेलोसिटीज़ दोनों की सेम है लेकिन मास इंक्रीज़ करने पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया, मीन्स मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और वेलोसिटी के। अगर यहाँ आप मास कांस्टेंट रखें तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v के। ये कुछ केसेस हैं यहाँ हमारे पास। अगर आपके पास मास कांस्टेंट है तो जो रिलेशनशिप होगा वो मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान होगा, और इस केस में हम कहेंगे दैट मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो रिलेशनशिप बनेगा वो p और m के दरमियान होगा और इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन अगर आप p को कांस्टेंट रख देते हैं तो जो रिलेशन हमारे पास आएगा वो v और m के दरमियान होगा। तो यहाँ हमने देखा अगर आपके पास मास इंक्रीज़ कर जाए लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी मोमेंटम या इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप मास जो है वो सेम रखें, कांस्टेंट रखें, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर दें तब भी आपके पास जो मोमेंटम है वो इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाईली मूविंग बॉडी है और एक स्लोली मूविंग बॉडी है, तो हाईली मूविंग बॉडी को रोकना जो है वो मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू स्लाइटली मूविंग बॉडी, क्योंकि स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर गई। तो अगर स्पीड इंक्रीज़ कर जाए तब भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो हमारे पास जो तेज़ी से गाड़ी मूव कर रही है उसको रोकना मुश्किल होगा। और इसी तरह अगर एक लाइट बॉडी मूव कर रही है और एक मैसिव बॉडी मूव कर रही है तो आपने उनको स्टॉप करना है, तो किस चीज़ को स्टॉप करना मुश्किल होगा, डेफिनेटली जो मैसिव बॉडी है। तो मास जो और वेलोसिटी दोनों जो हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है
मोमेंटम के साथ। तो हम सिंपली कह सकते हैं किसी भी मूविंग बॉडी का इम्पैक्ट जो वो अपने टारगेट पे अप्लाई करेगी वो मोमेंटम होता है, या किसी भी मूविंग बॉडी की फोर्स जो उस पे अपोजिट फोर्स लग रही होती है जो उसको रोकेगा, उस पे जो अपने रिएक्शन में फोर्स लगाएगी उस चीज़ को क्या कहते हैं, मूविंग बॉडी की उस क्वालिटी को हम मोमेंटम का नाम देंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं मोमेंटम के बारे में, और मोमेंटम को हम नाम देते हैं इम्पैक्ट का। अगर ब्रीफली हम दोबारा से इस टॉपिक को देखें तो हमने पढ़ा कि मोमेंटम प्रोडक्ट होती है मास और वेलोसिटी की। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी आपके पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट हमने इसका पढ़ा न्यूटन सेकंड। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल देखी कि आपने एक टारगेट रखना है और आपने एक ही वेलोसिटी से दो डिफरेंट मैसेज के जो ऑब्जेक्ट हैं वो थ्रो करने हैं। तो डेफिनेटली जो लार्ज ऑब्जेक्ट होगा या मैस जिसका ज़्यादा होगा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। उसके बाद हमने यहाँ वेलोसिटी हमने सेम रखी और मैस चेंज किया। इसी तरह अगर आप मैस कांस्टेंट रखते हैं और वेलोसिटी चेंज कर देते हैं तब भी आपके पास मोमेंटम जो है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके लिए मोमेंटम की मिकदार भी जो है ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमने बात की कि अगर आपके पास मैस कांस्टेंट है तो मोमेंटम और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम और मैस का डायरेक्ट रिलेशन होगा। और अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो जो रिलेशन होगा वो v और m के दरमियान होगा, दैट वेलोसिटी एंड मैस के दरमियान।